नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज आपका टॉपिक है अधिगम लर्निंग का स्वरूप। अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम क्या है, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के सोपान, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। ये हमारा आपसे निवेदन रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने टॉपिक अधिगम की ओर। अधिगम किसे कहते हैं? अनुभव के कारण व्यवहार में और व्यवहार की क्षमता में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं या सीखना कहते हैं। अधिगम कहो चाहे सीखना कहो चाहे लर्निंग कहो, एक ही बात है। तो दोस्तों, अगर ये तो परिवर्तन हो सकता है हिंदी नाम, तो आप लर्निंग जरूर याद रखिएगा। लर्निंग अनुभव के कारण कोई भी काम करते हैं तो हमें अनुभव होता है। अनुभव के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन होता है अपेक्षाकृत स्थायी। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना दोस्तों। हर बार परीक्षा में पूछा जाता है अपेक्षाकृत परिवर्तन क्या होता है। तो दोस्तों, एक तो स्थायी परिवर्तन होता है जो कि फिक्स हो जाता है, जिसे हम कभी नहीं भूलते, दिमाग में फिक्स हो जाता है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। अधिगम अपेक्षाकृत स्थायी होता है। अगर हम उसे अभ्यास नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो लगातार अभ्यास करते रहने से ही जो परिवर्तन होता है वो अपेक्षाकृत स्थायी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई काम करते हैं और वो स्थायी हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। तो ये जरूर ध्यान रख लें। अभ्यास अभ्यास व अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन ये अधिगम है। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे, बार बार प्रयास नहीं करेंगे, और अनुभव दोनों जरूरी है। अभ्यास और अनुभव, ये दोनों प्रश्न, दोनों बातें जरूर ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। अधिगम नहीं है। अधिगम क्या नहीं है? थकान व दवाओं के कारण होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है। थकान दोस्तों, अब कभी काम करते हैं, काम करते करते थक जाते हैं, तो थक जाने के बाद हम आराम करने लगते हैं, तो क्षणिक परिवर्तन है, वो अधिगम नहीं है। वो सीखा हुआ नहीं है, वो अनुभव के दौरान नहीं हुआ है। और दवाओं के कारण भी जो परिवर्तन होता है वो अपेक्षाकृत स्थायी होता है या नहीं होता है, ये इसमें नहीं आता। अधिगम नहीं कहते हैं उसको दोस्तों। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। ये परिवर्तन अस्थायी कैसे होते हैं? जैसे थकान है तो वो कुछ समय के लिए होती है, और दवाओं का प्रयोग कुछ समय के लिए ही होता है। वो सीखा हुआ नहीं है। अभ्यास व अनुभव उसमें काम नहीं आते हैं, तो यह अधिगम नहीं है। आदत, औषधि, मादक द्रव्य और भय व क्रोध, ये भय और क्रोध ये भी क्षणिक परिवर्तन है। ये किसी अभ्यास व अनुभव के परिणाम स्वरूप थोड़ी होते हैं। ये तो ऐसे ही होते हैं, ये क्षणिक होते हैं, इसलिए ये अधिगम नहीं है। ये जरूर ध्यान रखिए। अब चलते हैं आगे। अधिगम की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक ऑफ अधिगम या लर्निंग। अधिगम में सदैव अनुभव होता है दोस्तों। ये देखो कितना महत्वपूर्ण बात कही है। अनुभव में अधिगम में अनुभव सम्मिलित होता है। अनुभव के बिना क्या होता है दोस्तों? अनुभव होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे की कोई भी समस्या होगी उसको हल करने के लिए पूर्व अनुभव ही तो हमारे काम देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात जरूर ध्यान रखिए। कभी कभी एक बार किए हुआ अनुभव ही अधिगम के लिए पर्याप्त होता है दोस्तों। इसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। कोई भी बालक जैसे दिया जलाता है, तो वह जैसे ही जलाने की कोशिश करता है तो वह माचिस की तीली से जल जाता है। तो उसको पता लग जाता है कि भाई माचिस की तीली से कभी भी हाथ लगाएगा तो वो सोचने लगेगा, उसको डर लगेगा कि माचिस की तीली से तो जलते हैं। तो ये एक बार किया हुआ अनुभव ही है। एक बार में ही समझ जाता है बालक कि इससे जलते हैं। तो अब चलते हैं। तीसरा हमारा विशेषता है अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। अनुमान के आधार पर ये सॉल्व की जाती है। अब मान लो कोई भी हमारे सामने समस्या आ गई, तो उस समस्या को हल करने के लिए क्या करते हैं? पूर्व पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हैं। जो हमारे सीखा हुआ ज्ञान है उसका प्रयोग नवीन परिस्थिति में करते हैं। तो अनुमान के आधार पर ही करते हैं। ऐसा थोड़ी कि हमें पहले से ही पता होता है, पहले से पता नहीं होता है। अनुमान के आधार पर ही हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अधिगम एक निष्पादन नहीं है। निष्पादन अलग है, अधिगम अलग है। निष्पादन तो एक कार्य है, जो कार्य हमें करने के लिए कह देते हैं, उसको पूरा कर देते हैं, उसको निष्पादन कहते हैं। जैसे कक्षा में एक अध्यापक किसी बालक को कविता याद करने के लिए कहता है, तो बालक वह कविता याद कर करके सुना देता है, तो उसको बोलते हैं निष्पादन।
दोस्तों अब आगे देखिए, निष्पादन व्यक्ति का प्रेक्षित व्यवहार है। निष्पादन प्रेक्षित व्यवहार है। ये व्यवहार क्या कैसा होता है? प्रेक्षित, किया हुआ व्यवहार, कार्य किया हुआ, उसको ही प्रेक्षित व्यवहार कहते हैं। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। मानसिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया के दौरान ही हम सीख सकते हैं, हम अधिगम कर सकते हैं। मेंटल प्रोसेस तो होना जरूरी है, मेंटल प्रोसेस से ही तो सीखते हैं, बाहरी थोड़ी है, ये तो आंतरिक है। अधिगम जन्म से मृत्यु तक चलता है, ये भी आजीवन प्रक्रिया है। अधिगम आजीवन प्रक्रिया, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया अधिगम है। सीखना किसी एक स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। अधिगम अधिगम कर रहे हो, सीख रहे हो, तो क्या बिना एक्टिव होते हुए सीख लेते हो? सीखने के लिए एक्टिव तो होना पड़ता है, सक्रिय होना पड़ता है, तभी जाकर हम जो क्रिया करते हैं वो सक्रिय होती है और हम सीख पाते हैं। अधिगम व विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है, मतलब एक नहीं है। अधिगम सीख कर ही किया जाता है, अधिगम सक्रिय प्रतिक्रिया के दौरान ही किया जाता है। परंतु विकास में तो वृद्धि भी शामिल है, जो कि बिना किए हुए भी होती है। वृद्धि ऑटोमेटिक होती है, विकास चारों तरफ से होता है। ये विकास जो है, ये एक होने वाली प्रक्रिया लगातार लगातार होती रहती है, एक क्रम होता है विकास का। जबकि अधिगम तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं अधिगम। अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है, ये मैंने ऊपर ही बता दिया, जन्म से मृत्यु तक चलता है, संपूर्ण जीवन चलता है। अधिगम परिवर्तनीय है। अधिगम परिवर्तन कैसे है? जैसे हमें कोई प्रश्न सीख लिया पहले, तो उस प्रश्न में हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। अधिगम में सीखा हुआ कोई ज्ञान है, जिसे हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, तो बड़ी क्लासों में जाने के बाद में कुछ सुधार होते जाते हैं, तो अधिगम में परिवर्तन भी होता है। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम सार्वभौमिक क्या है? कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो सीखने का एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, उसको सीखने के बाद में जो जो उत्तर आता है वो सार्वभौमिक है, उसे बदल नहीं सकते, वही उत्तर है। विकास है। अधिगम विकास भी है, डेवलपमेंट भी है। विकास तो सभी को पता है, विकास लगातार चलता है, क्रमिक चलता रहता है, इसका विकास होता रहता है। अनुकूलन, अनुकूलन क्या है दोस्तों? एडजस्टमेंट। जैसा अधिगम में हमें करना पड़ता है, सीखने के लिए हमें एडजस्ट होना पड़ता है, अनुकूलन करना पड़ता है, उसी परिस्थिति में रहना पड़ता है। जैसे क्लास में बैठे हैं तो उस परिस्थिति के अनुसार हमें एडजस्ट करना पड़ता है, तब जाकर हम सीखते हैं। अगली अपनी विशेषता है उद्देश्यपूर्ण व विवेकपूर्ण। दोस्तों अधिगम जो है वो उद्देश्यपूर्ण तो होगी, उद्देश्य तो होगा, हमें सीखने के लिए कोई प्रोसेस है, प्रोसेस को करने के बाद में हमारा कोई लक्ष्य तो होगा, उस लक्ष्य को जो प्राप्त करते हैं हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, तो उसे कहते हैं उद्देश्यपूर्ण, विवेकपूर्ण। अब हम अधिगम कर रहे हैं तो विवेक से ही करेंगे, इंटेलिजेंट से ही करेंगे, बिना इंटेलिजेंट के थोड़ी, ऐसे तो जानवर ही कर लेंगे, पर ये विवेकपूर्ण कार्य मानव ही कर सकता है। तो लर्निंग इज पर्पजिव एंड इंटेलिजेंट। अनुभवों का संगठन, अधिगम अनुभवों का संगठन है। अनुभव जो होते हैं एक थोड़ी होता है, 4-5 अनुभव होते हैं, उसका एक संगठन बन जाता है, और धीरे धीरे हम हमारे जो सामाजिक, जो हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है उसको हल करते हैं, वो अनुभव के संगठन के आधार पर ही हल करते हैं। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। सामाजिक व व्यक्तिगत होता है। अधिगम क्या होता है? सामाजिक भी होता है। हम सामाजिक परिस्थिति में भी सीख सकते हैं और व्यक्तिगत परिस्थिति में तो सीखते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत आदमी खुद ही होता है, वो कहीं भी सीख सकता है। और सामाजिक परिस्थिति में भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम परिवार में सीखते हैं, समाज में सीखते हैं। लर्निंग इज इंडिविजुअल एंड सोशल। खोज करना, लर्निंग से हम खोज भी तो करते हैं, लर्निंग इज डिस्कवरी। क्योंकि अधिगम कर रहे हैं तो हम बहुत सारे प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे बार 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 बार, तो बहुत सारी समस्याएं भी आएगी और हमारे बहुत सारे उत्तर आने के प्रोसेस भी रहेगी, तो हम खोज कर रहे हैं उस उत्तर की, तो ये भी अधिगम की एक विशेषता है। वातावरण की उपज, लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। वातावरण की उपज ही है, तो वातावरण के अनुसार ही हम अधिगम कर सकते हैं। कैसा वातावरण है, वातावरण अच्छा है कि नहीं है, बुरा है, अच्छा वातावरण होगा तो अधिगम जल्दी होगा, बुरा है तो अधिगम में समस्या आएगी। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग, ये भी ध्यान रखिए दोस्तों।
पहला है विशेष सामग्री, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी हम अधिगम कर रहे हैं तो उसके लिए सब्जेक्ट होना जरूरी है। जैसे हम मैथ की समस्या सोल्व कर रहे हैं तो मैथ के जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास होने चाहिए। मैथ्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे पेंसिल होना ज़रूरी है, प्रकार होना ज़रूरी है, उसके लिए कुछ स्केल होना ज़रूरी है। तो वैसी चीज़ें होना ज़रूरी है, विशेष सामग्री होना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर मान लो किसी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा है, मानसिक स्वास्थ्य मेंटल रूप से परेशान है, उसको टेंशन हो रही है, तो वो सीख नहीं सकता, उसको सीखने में बाधा होगी। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। वातावरण। वातावरण तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि वातावरण से, एटमॉस्फेयर से ही हम सीख सकते हैं। वातावरण में शोरगुल हो, वातावरण में प्रदूषण हो, वातावरण में शोरगुल हो, तो हम सीखने में थोड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। विधि। विधि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कोई भी अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसमें एक विधि, प्रोसेस तो काम करेगी। उस प्रोसेस को संपूर्ण करने के लिए एक विधि का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इच्छा शक्ति भी महत्वपूर्ण है, विल पावर भी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति सीखने में रुचि नहीं ले रहा है, इच्छा शक्ति नहीं उसकी पढ़ने में, वो चुपचाप निष्क्रिय रूप से रहेगा, तो वह सीख नहीं सकता। ये प्रभावित करती है। परिपक्वता। बालक है और वह बहुत बड़ी समस्या, कोई समस्या बड़ी है उसके सामने, बालक के सामने, तो बड़ी क्लासों की समस्या सोल्व नहीं कर पाता, उसको परिपक्व तो होना पड़ेगा उस समस्या के लिए। जैसी समस्या है उसके अनुसार उसकी परिपक्वता होनी चाहिए। समय व थकान। समय भी बहुत महत्वपूर्ण। और थकान, थकान के अंदर सीख नहीं सकता, थकान के अंदर व्यक्ति सीख नहीं सकता, थकान के अंदर उस निष्क्रिय रहेगा। और समय तो निश्चित है, कभी कौन सा समय है, क्या समय है, समय के अनुसार ही वह सीख सकता है। अधिगम की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये हर बार पूछी जाती है, हर बार परीक्षा में, तो इनको स्टार लगा लीजिए दोस्तों। और इनकी इंग्लिश टर्म, इनका इंग्लिश फॉर्म जरूर याद रखिए, क्योंकि हिंदी में तो बदल देते हैं पर इंग्लिश की यही परिभाषा रहती है। वुडवर्थ। सीखना विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया। लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, वुडवर्थ की परिभाषा। स्किनर की परिभाषा, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। गलत लिख दिया मैंने। लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन, ये इंग्लिश टर्म बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये इंग्लिश टर्म याद रखिए, प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर ऑफ एडेप्टेशन, ये जरूर ध्यान रखिए। दोनों परिभाषा अति महत्वपूर्ण है, वुडवर्थ और स्किनर की, तो इनको ध्यान से देख ले। डिसेल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के सोपान। अधिगम की प्रक्रिया कैसे चलती है? तो डिसेल एक मनोवैज्ञानिक है, इसने सीखने के सोपान बताए हैं। तो इन सोपानों को ध्यान ध्यान रखिए। एक प्रक्रिया होती है उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए। अभिप्रेरित व्यक्ति, मार्ग में बाधाएं, विभिन्न अनुक्रियाएं, सही अनुक्रिया, उद्देश्य प्राप्ति। तो इसमें क्या होता है? अभिप्रेरित व्यक्ति, पहले किसी व्यक्ति को मोटिवेट किया जाता है काम करने के लिए। सभी, अगर मान लो कोई कार्य कर रहा है, काम करने के लिए उसे मोटिवेट करना पड़ेगा, वह उस काम को करने के लिए तैयार भी हो जाता है। तो तैयार होने के बाद उसे क्या, अभ्यास करना पड़ता है, बार 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 बार, तो करता रहता है। तो मार्ग में बाधाएं भी आती है, ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट वो सीधी प्रोसेस होती है, वो सफलता की ओर पहुंच जाता है। उसे मार्ग में बाधा भी आएगी, एक आएगी, दो आएगी, तीन आएगी, तो मार्ग में बाधा भी आएगी। तो वो विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करेगा। मान लो एक बाधा में रुकावट आ गई तो दूसरी करेगा, भाई इससे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तीसरी करेगा, ऐसी अनेक अनुक्रियाएं करेगा। फिर वो उसको एक सही अनुक्रिया तक पहुंच जाएगा, भाई ये प्रक्रिया करेंगे तो हम सही अनुक्रिया की तरफ पहुंच जाएंगे, हम सफलता की ओर पहुंच जाएंगे, और ऐसा ही हमें करना है। तो वह एक अनुक्रिया आने के बाद में वह उसको उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा, वह सफलता की ओर पहुंच जाएगा, उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। तो उसकी जो क्रिया है सीखने की वो पूर्ण हो गई।